अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान और राबिया शाह की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत सारी गुफ्तगू हमने की ओलंपिक्स के बारे में। अरशद नदीम का थैंक यू कि उन्होंने हमें जेवलिन थ्रो के बारे में मुकम्मल तौर पर बताया। बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था, लेकिन अरशद नदीम ने जो थ्रो मारी 92.97, उसने बहुत सारे लोगों को इसकी आगाही दे दी कि एग्जैक्टली ये भी एक हिस्सा है जहां पर आप बहुत आगे जा सकते हैं। दरअसल बात ये होती है कि जब बहुत सारे लोगों की सपोर्ट नहीं होती है आपके साथ, आप खुद से कोशिश करते हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा आ भी जाता है जहां पर बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी करने लग जाते हैं। और मेरा जैसे कि कल आप बात कर रही थी इनामात की कि अली अमीन गंडापुर ने मना कर दिया कि वो नहीं देंगे हुकूमत के खजानों में से, लेकिन आज उन्होंने ऐलान किया कि वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपनी जेब से देंगे और उन्होंने कहा है कि इट्स बेटर कि अगर हम यंगस्टर्स को इस तरह से प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। कल अभी हम बात कर ही रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली इनामात का सिलसिला अभी भी चल रहा है और अरशद नदीम ने जी ऐलान किया है कि वो 100 लैपटॉप्स देंगे IT स्टूडेंट्स को। लेकिन ना तो इंटरनेट चल रहा है मेरा, और ना ही IT डिपार्टमेंट का वैसे ही वो क्या कहते हैं डाउन हुई हुई IT डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि बच्चों का कम है ज़्यादातर। हाँ। तो आजकल टिकटॉक और इन चीज़ों पर ही है, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर वो कोशिश करना चाहते हैं, कुछ बेहतरी करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है अपनी ख्वातीन के लिए, तो अच्छी बात है अगर आप सोचते हैं, एक ब्रॉडर लेवल पर जाकर सोचते हैं। लेकिन एक अलमिया ये है कि सिर्फ अरशद नदीम ही क्यों ये बात सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जिनके पास ओहदे हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, फैसले लेने की कुव्वत है, उसके बावजूद वो इसकी बात जरूर करते हैं मगर इसके ऊपर कोई खास फैसला नहीं ले पाते। लेकिन मेरे बहुत पीछे जाते आप ये नहीं देखती कि सिर्फ लड़कों के हवाले से ही बात हो रही है कि लड़कों का टैलेंट, लड़के ही आगे आ रहे हैं। अरशद नदीम सामने है, लड़कियां भी ऐसे बहुत सारी हमारी हैं जो स्पोर्ट्स में जिनको इतनी दिलचस्पी है, क्रिकेट में है, टेनिस में है, हॉकी है एंड मैनी मोर थिंग्स, लेकिन लड़कियां सामने नहीं आती। क्या यही वजह है कि लड़कियों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है राबिया। अगर हम देखते हैं तो हमारे जो 7 एथलीट्स गए थे, इनमें ख्वातीन भी मौजूद थी। कशमाला तलत ने इससे पहले भी सिल्वर हमारे लिए विन किया था, लेकिन अभी इस बार वो नहीं कर पाई हैं कुछ भी। कल मैं देख रही थी, वो गुफ्तगू करी थी और वो इस चीज़ का जो ब्लेम है वो कह रही थी कि हमें सपोर्ट उस तरह से नहीं है। मैं ऑनेस्टली उनकी बात ठीक है कि सपोर्ट भी कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं है, लेकिन मैं अगेन ये बात करूँगी कि अपने वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बताते रज़ा क्या है, कि आप खुद ही इतनी कोशिश करें, इतनी टफ बन जाएं कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना रहे। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट कि आपको वहाँ पर प्रमोट होना है, वहाँ पर आपको डेफिनेटली हुकूमत की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप कोशिशों का सिलसिला, आप मेंटल टफनेस के साथ अगर आप काम लेती हैं, तो मुझे लगता है कि आपको किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में यही हमारी ख्वातीन है जो हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद कर सकती हैं। एंड ओबियसली जहाँ अगर एक अरशद नदीम कर सकते तो वहाँ हमारी ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अकेडमीज़ बननी चाहिए मेरे ख्याल में, जहाँ लड़कियाँ भी आएँ, लड़के भी आएँ, जो उनका टैलेंट है वो वहाँ पर सीखें, काम करें। और ओबियसली अगर जब तक गवर्नमेंट नहीं इस लेवल पर आकर सपोर्ट करेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो ये सारी सपोर्ट है इसको सपोर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा बल्ला मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। कल से मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाह रही थी, सुनने में आ रहा था कि कादिर की फाख्ता बहुत सारी खबरें लेकर आई है और इंतजार से मैं बेहाल हो रही थी, मगर वक्त नहीं मिल सका आपसे राब्ता करने का। तो जरा बताइए कि आपकी फहरिस्त में कौन कौन सी खबरें इस वक्त टॉप पर हैं? देखिए, अभी तो बांग्लादेश के बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद ने इससे पहले जो है हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की है कि सबसे पहले जो मैदानी कंडीशन देखेंगे, फिर किसी चीज का अंदाजा लगाएंगे। उसका टेस्ट में बहुत अहम किरदार होता है मैच में बैक करने के लिए, जिससे उनका मजीद कहना था कि कॉम्बिनेशन का रावलपिंडी क्या कर अंदाजा हो, क्या कंडीशन है, फिर टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और बांग्लादेश के स्पिनर्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं और मैच विनर्स हैं, जिससे बांग्लादेश टीम के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। और बांग्लादेश टीम को सिर्फ बुनियादी चीजें और यकीन दे सकते हैं जो बहुत अहम है, जिससे उनका मजीद ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश की अच्छी चीज है कि अब उनके पास अच्छे बॉलर्स भी आने, और अगर कंडीशन पास हुई तो हमारे पास काफी अच्छे प्लेयर्स मौजूद होंगे। जिसके सवाल ये हुआ था कि पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट या स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है, तो उनके जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग कोच की बहुत जरूरत है, जिसके लिए PCB जरूर सोचेगा। और PCB ने बांग्लादेश को दौरे पर जल्दी आने की दावत दी, जो कि अच्छे ताल्लुक की निशानी है। जबकि बांग्लादेश के तमाम सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। रावलपिंडी की पिच के हवाले से मैंने बात की, मैंने कहा था रावलपिंडी में अक्सर देखा गया कि फ्लैट पिचेस बनती हैं और काफी रन होते हैं। तो आज जो है वो
बंगाली जो खिलाड़ी थे उन्होंने प्रैक्टिस बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी की, कप्तान संतू लिटन दास, तस्कीन अहमद समेत दीगर जो खिलाड़ी थे उन्होंने सेशन में हिस्सा लिया। जबकि पीसीबी मेन बिल्डिंग की तामीर जो है वो तामीर नूह की बाइस आरजी ड्रेसिंग रूम फॉर एंड बिल्डिंग में काम किया गया है और बांग्लादेश क्रिकेट कल सुबह 10 बजे दोपहर ट्रेनिंग करेगी, जबकि 17 अगस्त को लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट जो है वो 21 अगस्त को रावलपिंडी में खेला जाएगा। जबकि जो आज दूसरा इनका ट्रेनिंग सेशन था और इस हवाले से ये आज की जो है वो बांग्लादेश के हवाले से तमाम तर चीजें, जबकि दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तानी जो कौंसलर जनरल है मेलबर्न में, उन्होंने योम पाकिस्तान की तकरीब में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी की नुमाइश की गई है और वहां पर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 की ट्रॉफी की नुमाइश की गई, जबकि साबिक कप्तान वसीम अकरम भी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे और 14 अगस्त की मुनासबत से उन्होंने जो है वो केक काटा। जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदे इब्राहिम बादी ट्रॉफी खुसूसी तौर पर लेकर कौंसलर जनरल मेलबर्न में पहुंचे, जबकि कौंसल जनरल मौजम अली शाह ने वसीम अकरम समेत तमाम मेहमानों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का शुक्रिया अदा किया और इसके हवाले से जो वसीम अकरम ने गुफ्तगू की उन्होंने तमाम पाकिस्तानी की जिसमें आजादी की मुबारकबाद दी, जिसके अरशद नदीम के बारे में उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल जीतकर कौम को आजादी का तोहफा दिया है। तो ये अभी तक की हमारे पास इतलात और खबरें थी जो कि हमने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की हैं। जबकि वो टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो इसमें नवीद अकरम चीमा जिनकी हमने खबर ब्रेक की थी कि वो ज़फ़र अशरफ दौर में भी टीम मैनेजर थे और अब जब वहाब रियाज को टीम मैनेजर के ओहदे से हटाया, सीनियर टीम मैनेजर और मंसूर राना को टीम मैनेजर के ओहदे से हटाया, तो उसके बाद नवीद अकरम चीमा को एक बार फिर टीम मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया है। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे माइंड में आता है, लेकिन मुझे लगता है राबिया आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो पहले पूछ लें उसके बाद। कादिर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि रावलपिंडी का मैच तो आपने बताया कि वहाँ पर शायकीन होंगे, लेकिन कराची में जो दूसरा टेस्ट मैच होना है उसमें जो फैंस के टिकट्स हैं वो वापस कर दिए गए, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह फैंस का मोराल भी डाउन होगा, प्लेयर्स का भी मोराल डाउन होगा, क्योंकि क्रिकेट तो होती क्राउड से है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो क्राउड के साथ ही अच्छे लगते हैं और क्राउड का हल्ला गुल्ला ना हो। हालांकि जैसे कराची के अवाम है, तो कराची में हमने पहले भी टेस्ट मैच में देखा हुआ है जब बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई थी और वहां पर अवाम ने बड़ा सपोर्ट किया था उनको और बड़ा शोर शराबा भी किया था। तो आप जो है वो खाली स्टेडियम में ऐसे लगता है कि जैसे अपना प्रैक्टिस मैच खेल रहे होते हैं। प्लेयर्स को भी जो है वो काफी उदासी होती है कि वो स्पेक्टेटर्स के नहीं होते। स्पेक्टेटर्स जब हल्ला गुल्ला करते हैं तो प्लेयर्स ताज़ब होते हैं। जब आपके मुल्क में आपके जो शहरी हैं, आपके जो लोकल्स हैं, आपके जो साइकिल क्रिकेट हैं, जब आपको सपोर्ट करते हैं तो आपका मोराल भी बुलंद होता है और आप जो है वो ज्यादा मेहनत करते हैं और आप उस वक्त जो है वो फुल हीट जो है वो पकड़ते हैं और फिर उसके बाद आप अच्छा प्रयास करते हैं और आगे अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन ये जो है वो मायूसी है, मायूसी वाली बात है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट हो रही है लेकिन टेस्ट क्रिकेट में साइकिल नहीं है। वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, स्टेडियम अपग्रेडेशन है, इस हवाले से जो है वो पहले ये फैसला किया जा रहा था कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं उनमें लाहौर में करवाए जाए, लेकिन लाहौर के जो स्टेडियम है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। इस वजह से जो है वो अब कराची के स्टेडियम अपग्रेड किए जा रहे हैं, तो अब जो है वो क्लोज डोर मैच होंगे। और काफी जो है वो दुख की बात यह है कि कराची में जो है वो शायकीन क्रिकेट के दिल टूट गए होंगे जब उनको टिकट जो है वो वापस हुई होगी और उन्होंने काफी जो है वो हसरत से, काफी उम्मीद से अल्लाह गुल्ला जो है वो सोचा होगा और उन्होंने सोचा होगा कि पाकिस्तान के स्टार्स को, बांग्लादेश के स्टार्स को देखेंगे अपनी आंखों के सामने खेलते हुए टेस्ट मैच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये मौका नहीं आता। जी बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया कादिर आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें इमरान सोहेल ने भी ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इमरान साहब, थोड़ा सा और सफर तय करके आप सेट पर ही आ जाते तो हमें और अच्छा लगता, हम जरा नजरों ही नजरों में थोड़ा चीजों को बेहतर समझ पाते। आप इतनी दूर से हमें आप कॉल कर रहे हैं, ये तो खुला तजाद है। चले जी, जब खुदा को मंजूर हुआ आ ही जाएंगे आपके पास। हम भी कहते हैं कि आपके पास ही आके बात करें, इतनी दूर से बात करने में मजा भी कम आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक्सप्रेशन कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान, अभी कादिर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जिक्र छेड़ दिया नवीद चीमा साहब का, तो फिर मेरे जहन में एक सवाल आया और मैं इंतजार में थी कि आप हमारे साथ लाइन पर आए और मैं आपसे ये सवाल कंटिन्यू करती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर हम देखें वहाब रियाज को ओहदे से हटाया गया, अब्दुल रज़ाक को हटाया गया और
इसके बाद मंसूर राना साहब को भी हटाया गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे या नहीं निभा रहे थे। उनमें नवीद चीमा साहब भी थे, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट जब हारे थे नवीद चीमा साहब भी उसकी सरबराही कर रहे थे, उसको देख रहे थे। आज फिर से उन्हीं को मौका दे दिया गया है। क्या हमारे पास मेंटोर्स की, मैनेजर्स की कोई खास कमी है कि हम एक तरफ कहते हैं कि हम माजी में की गई गलतियों को दोहराएंगे नहीं और दूसरी जाने फिर हम वहीं से लोग आगे ले आते हैं? और देखिए, बहाब रियाज को जब हम लाए थे तो हम ये गलती ये कर बैठे थे कि उनको ट्रेनिंग करके नहीं लेके आते, बिना ट्रेनिंग के आ गए थे और जैसे कोई लाडला बच्चा आ जाए उसके घर का निजाम उसके हवाले कर दे तो फिर वो अपनी मर्जी करता है, अपनी मर्जी के खिलौने खरीदता है, अपनी मर्जी के वो जो भी उसने अपने कमरे में लगाना था वो खरीदता है। वो ये नहीं देखता कि ये उसके फायदे में, ये हमारे फायदे में। वो फिर नवीद अकरम चीमा साहब का जो दोबारा से मैनेजर बन जाना, ये फिर मैं ये कहूंगा कि फिर आप अजहर जैदी साहब को मैनेजर बना देते। वो भी बड़े एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी बहुत सारे पाकिस्तान के टूर्स किए हैं, बहुत सारी सीरीज में वो फिर गए हैं साथ। नवीद अकरम चीमा के पीछे एक जो एलिमेंट है वो भी यारी दोस्ती का है। और फिर मैं वही बात करूंगा और वो बात लोगों को बहुत बुरी लगती है। वो तो माजी में छोड़ दी है ना, वकार यूनुस साहब ने यारी दोस्ती तो छोड़ दी माजी में। देखिए, अभी वकार यूनुस साहब की यारी दोस्ती छोड़ी कहाँ है, अभी तो वो नजर आएगा। आपको क्या लगता है कि ये इतनी जल्दी, कहते हैं ना रस्सी जल जाती है मगर उसका बल नहीं निकलता। तो नवीद अकरम चीमा साहब का आना भी इसी बात की निशानी है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं ताल्लुकात अपना काम कर रहे हैं। आपका सवाल का जवाब मैं इसी तरह से दूंगा कि हम क्यों इस तरह के लोगों को ट्रेन नहीं करते हैं। पहले ट्रेन करें, उनको छोटी छोटी सीरीज में भेजें, फिर उनको अपनी बड़ी टीम के साथ इंप्लीमेंट करें। अगर आप अपने तमाम डिपार्टमेंट के अंदर यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं, नौजवानों को लेके आ रहे हैं, उनको सिखा के लेके आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को लेके आ रहे हैं, तो फिर आप इन सीटों के ऊपर उन लोगों को क्यों नहीं ला सकते? क्या ये वो लोग हैं जिनसे आपकी जान नहीं छूट रही है? ये वो लोग हैं जो आपको सारा दिन सारी रात तंग करते हैं कि यार हूं तू आ गए तो यार मेरा भी तो कुछ करना, मेरे लिए तो टूर कोई अरेंज करो ना। तो नवीद अकरम चीमा साहब का आना ही है। अब मैं फिर वो मिसाल बहुत गलत हो जाती है बोतल वाली। बस ठीक है वहीं पे रह लेते हैं। राबिया कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे क्योंकि आपकी मिसालें बहुत आगे तक चली जाती हैं। अच्छा इमरान साहब, अगर हम बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, चैंपियंस ट्रॉफी भी दूर नहीं है, सर पर है, तैयारियां चल रही हैं, स्टेडियम्स भी रेडी हो रहे हैं, तो बाबर आजम की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ही इज ऑलवेज ऑन टॉप, अभी तक टॉप पोजीशन पर है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले मैचेस में रोहित शर्मा को किस किस्म का चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ सकता है टू कम्पीट विद बाबर आजम अकॉर्डिंग टू रैंकिंग? देखिए, अकॉर्डिंग टू रैंकिंग उनके पीछे 4 लोग इंडिया के, सिर्फ रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली भी उनके पीछे हैं और एक इंडियन प्लेयर उनके पीछे हैं। लेकिन बाबर आजम की रैंकिंग अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो 50-60 पॉइंट से भी ज्यादा के डिफरेंस है। और लेकिन अब मैं आप ही के शो में सुन रहा था, हाफिज साहब कह रहे थे कि बिल्कुल समझ नहीं आती, मुझे भी आज तक समझ नहीं आई है और बहुत सारे लोगों को भी समझ नहीं आई कि रैंकिंग डिसाइड कैसे होती है, किस तरह से एकदम ऊपर चली जाती है, किस तरह से नीचे आ जाती है। हाँ जी, बहुत दफा आपने देखा होगा एक प्लेयर खेल ही नहीं रहा, उसके बाद बहुत कम मैचेस खेलता है लेकिन एकदम से वो टॉप पर आ जाता है। रैंकिंग जो है वो डिसाइड, ये मुतादिद बार ये सवाल मैं भी कर चुकी हूं, या उसकी किनिंग अच्छी बहुत दफा क्या होता है कि प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा होता है, हम कहते हैं यार इसने हर मैच में 3 आउट किए, 50 किया, लेकिन वो 10 से नीचे होता है या 10 के क्लोज या 10 से ऊपर 8-9 नंबर पर खड़ा होता है। तो इस रैंकिंग की समझ नहीं आ रही, ना आएगी। जिस तरह लोगों को एक डीएलएस की समझ नहीं आती आम लोगों को, हमें तो अब समझ आना शुरू हुई कि वो किस तरह से आपको पूरा एक मेथड बन गया। लेकिन बहुत जल्द रैंकिंग की समझ आपको भी आनी शुरू हो जाएगी और हमें भी शायद आनी शुरू, क्योंकि हम फोकस नहीं करते थे, क्योंकि जब तक हमारे प्लेयर्स के साथ ऊपर नीचे वाला सीन नहीं होता था ना तो हम ये सोचते नहीं थे। अब हम सोचेंगे, सर्च करेंगे और हमें पता चलेगा ये प्लेयर किस तरह से पहली रैंकिंग में होता है, किस तरह से दूसरी रैंकिंग में चले जाता है। लेकिन बाबर आजम को थोड़ा आने वाली जो सीरीज है, मुझे लगता है कि बाबर आजम की जो नंबर है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो उनके पीछे प्लेयर है उनकी क्रिकेट ज्यादा है और पाकिस्तान की क्रिकेट कम है। तो ये फर्क जरूर होगा। हम व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत और खासतौर पर वनडे बहुत ही कम खेलते हैं और हमारी टीम की परफॉर्मेंस वनडे में अच्छी भी नहीं होती। T20 में तो हम बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन जो वनडे की रैंकिंग है उसको मेंटेन रखना
ये अगर टेस्ट क्रिकेट के बाद अगर मैं वनडे क्रिकेट की बात करूं ना, तो मैं समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट और टेम्परामेंट होता है प्लेयर का, जिसमें बाबर आजम को इस जगह पर मैं अब, क्योंकि वो किंग है, पहले नंबर पर है, मैं कहता नहीं उनको किंग, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है क्योंकि वो पहले नंबर पर रैंकिंग में। तो हम कोशिश करेंगे कि और दुआ भी करेंगे कि यार हमारा एक प्लेयर तो कम से कम रैंकिंग में ऊपर है, और बाकी सारी अगर आप रैंकिंग्स देख लें, अगर बॉलिंग की देख लें या ऑलराउंडर्स की देख लें, तो हम आसपास भी नजर नहीं आते। इमरान, आपको नहीं लगता ये रैंकिंग्स ने मैन ऑफ द मैच बनने का जो एजाज था उसको भी पीछे कर दिया है? रैंकिंग में ऊपर रहना सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब किसी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमने मैच विन करवाना है, हमने इंडिविजुअली आगे नहीं जाना है, हमने अपने रन्स को 80-90 नहीं बनाना है, हमने टीम का मोराल हाई करते हुए टीम को मैच विन करवाना है। क्या फायदा हमें ऐसी रैंकिंग्स का? देखिए बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, शायद ये बहुत कम लोग ये बात करते हैं कि मैच विनर्स, जो मैच जितवाने वाले लोग हैं, उनकी भी एक रैंकिंग होनी चाहिए। ये पर्सनल परफॉर्मेंस की रैंकिंग क्या होगी? मतलब आपकी टीम फॉल कर रही है 10वें नंबर पर और आप आ रहे हैं पहले नंबर पर, मतलब ये तो सीधी सीधी ये सेल्फिश परफॉर्मेंस है। इससे आपकी टीम को फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपको खुद को फायदा हो रहा है। इससे क्या फायदा होता है? आपको एक बड़ा टेक्निकल चीज बताता हूँ कि जब दुनिया भर में लीग्स होती है ना, तो दुनिया भर में लीग्स क्या करती हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी टीमें, फ्रेंचाइजीज हैं, वो रैंकिंग उठाती हैं प्लेयर्स की। प्लेयर्स की रैंकिंग उठाती हैं, उनकी करंट परफॉर्मेंसेज उठाती हैं, फिर उनकी बिडिंग में उस हिसाब से पैसे लगाती हैं। अब आप इस चीज को जरा अपने दिमाग में रखिएगा, फ्यूचर में भी आपके सामने बातें हैं कि आपको एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी कि रैंकिंग का कितना अमल दखल है जो इंटरनेशनल लीग्स है उसके लिए, प्लेयर्स के लिए पैसे डिसाइड करना और उनको खरीदना और उनको बिडिंग में डालना, ये प्रोसेस आसान होता जा रहा है। अगर ये होता ना, तो फिर किस तरह से जो इंटरनेशनल लीग्स हैं वो ये डिसाइड कर पाती कि हाँ यार आज हमने बाबर आजम को लेना है, आज हमने रोहित शर्मा को लेना है। वो कि वो मुख्तलिफ दुनिया की लीग्स नहीं खेलते, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी आते हैं जिनका रैंकिंग में नाम आता है, तो उनको जस्टिफाई करने में मार्केटिंग के लिए और उनको सिलेक्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा टूल है उनके पास कि वो इस हिसाब से प्लेयर्स को खरीद सकें। अच्छा इमरान, जेसन गैलिप्सी का भी कहना है कि जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है वो क्रिकेटर्स के लिए बहुत बेहतर होता है, फाइनेंशियली भी, और एक एक्सपोजर मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए किस तरह से ये जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं बेहतर हो सकते हैं? दूसरी टीम्स तो आ जाती हैं, पाकिस्तान भी जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान में क्रिकेट की बात आती है तो लोग डर जाते हैं, भाई सिक्योरिटी इश्यूज आगे और भी बहुत सारे इश्यूज को लोग सामने ले आते हैं। तो पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी है इसमें? देखिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए सबसे अच्छा और आसान फार्मूला ये है कि आप अपने जूनियर्स लेवल जो टीमें हैं उनको इंटरनेशनल टूर्स करवाते रहें। आपको ऑटोमेटिकली जब आप अंडर 19 और 18 के प्लेयर्स या अंडर 16, अब तो 16 नहीं है 17 हो गई है, आप उनको अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर छोटी उम्र में दे देंगे ना, तो जब छोटी उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया होगा, उनको पता होगा कि वेदर कंडीशन क्या है, श्रीलंका की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, न्यूजीलैंड की क्या है। और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाएंगे ना, जब वो बड़ी टीम में आएंगे, तो तब उन्हें ये पता होगा कि जब वो अंडर 15 या अंडर 16, 17 में गए थे या ए टीम के साथ गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर क्या था और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस कैसी थी, ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से जाके एडजस्ट किया जा सकता है। तो वो ज्यादा आसान होगा और यही वो तरीका है। वरना इंटरनेशनल टूर्स तो हैं आपके पास, वो बहुत कम है, और यही हम हमेशा से रोनर होते रहे कि पाकिस्तान के अंदर अगर टीम आ भी जाती है, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, न्यूजीलैंड आ गई, लेकिन आपने पिचेस तो अपनी मर्जी की बनानी है ना, आपको एडवांटेज अपना ही करना है। अब मैंने, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में आपने कहा कि फास्ट बॉलर 6 रख दिए थे। अब आपके जो बॉलर वही निकाल रहे हैं। आपकी जो बांग्लादेश के खिलाफ जो 122 के ऊपर से बांग्लादेश की टीम आउट हुई है, तो परफॉर्मेंस किसकी है वहां पर? पाकिस्तान के बैट्समैन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमने 122 पर आउट कर दिया। तो मुश्ताक अहमद साहब क्यों कह रहे हैं कि स्पिनर्स की हमें कमी है, फिर फास्ट बॉलर्स तो कमी पूरी कर रहे हैं, फिर स्पिनर्स की क्या जरूरत है? हमें 1 हो 2 हो, ठीक है तो सही। देखिए, वो बात वही वाली बात के स्पिनर्स 1 हो या 2 हो। अब आपकी दुनिया में अगर क्रिकेट को देखें ना, तो एडवांस क्रिकेट के अंदर आपको ऑलराउंडर्स की ज्यादा जरूरत है। आपके पास अगर बैट्समैन अच्छा है तो उसको 15 से 20 ओवर भी एक दिन में अगर करने पड़ जाए तो वो करें।
अगर एक मोमेंट ऐसा आता है टेस्ट मैच के अंदर कि पिच के अंदर, हालांकि आप बॉलिंग पिच बनाते हैं फास्ट बॉलर के लिए, लेकिन धूप ज्यादा निकल आती है या उस वक्त विकेट ड्राइव हो जाता है और आपको फास्ट बॉलर मदद नहीं दे रहे, तो अगर आपने स्पिनर एक खिलाया हुआ तो एक स्पिनर एक साइड से क्या कर सकता है, वो कंटेन ही करेगा। दूसरी साइड से जब आप पार्ट टाइम स्पिनर लगाते हैं, जिसे मैं ऑलराउंडर कह रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जो बैट्समैन होता है वो चांस लेता है, तो फिर विकेट्स आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। जब ब्रेक थ्रू होता है तो ब्रेक थ्रू के बाद आपके पास ये चांस होता है कि आप टीम के ऊपर चढ़ाई कर दें। तो वेरिएशन रखनी पड़ेंगी आपको, बैट्समैन भी इस तरह के रखने पड़ेंगे जो कि मीडियम पेस बॉलिंग करें। जैसे आमिर जमाल की हम बात कर रहे थे, माजी की अगर बात करें तो अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद जो आज टीम के कोच है, अगर ये लोग, अजहर महमूद टीम के कोच और अब्दुल रज़ाक अभी पिछले दिनों जो टीमें थी अनाउंस की उन्होंने, वो थे सेलेक्टर। लेकिन बदकिस्मती देखें कि हमारे पास ऑलराउंडर का इतना बड़ा फुकदान है, जो कि दुनिया में अगर आप बात करते हैं ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनकी टेल तक बैटिंग है, वो नीचे से उनके 10 नंबर तक, 11 नंबर तक आगे बिल्कुल ऐसे ही है, बैट्समैन उनके जैसे ही हमारा आउट होता है। अगर हम इंग्लैंड की तरफ भी देखते हैं तो यही सूरत हाल। इमरान, इसी के साथ अगर हम देखते हैं, आप देखें ऑलराउंडर की अगर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल है नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स थे भी और हैं भी, बन भी सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम उनको मौका देते नहीं हैं। हम मौका उनको देते हैं जिनको मौका देने का हमारा दिल करता है। हम समझते हैं कि हाँ ये टीम में रह सकता है, फलां नहीं रह सकता है। काबिलियत को तो हम देखते ही नहीं है। अगर हम आमिर जमाल की भी बात करते हैं, एज एन ऑलराउंडर मैं उन्हें देखती हूँ कि वो दोनों फॉर्मेट्स में बहुत अच्छी तरह से पूरा उतर सकते हैं अगर हम देखें तो, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हम चांसेस देने पर आते हैं तो हम बहुत इसके अंदर कोताही कर जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, आप डोमेस्टिक में देख लें, फर्स्ट क्लास में देख लें, हमारे पास प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर्स भी बन सकते हैं, लेकिन बना नहीं रहे हैं हम उन्हें। अच्छा, बना नहीं रहे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत कम लोग ही क्वेश्चन करते हैं। जब आप ट्रायल्स देने जाते हैं ना, अंडर 19, अंडर 15, 16, तो वहां पर आपके लोकल सेलेक्टर खड़े होते हैं, तो वहां पर कैटेगराइज किया जाता है, ये पूछा जाता है कि हाँ भी तुम क्या करते हो, वो कहेगा मैं बैटिंग करता हूँ, वो कहेगा मैं बॉलिंग करता हूँ। जब एक प्लेयर आएगा ना उनके सामने ऑलराउंडर, अच्छा तुम क्या करते हो, वो कहेगा मैं ऑलराउंडर हूँ। ये क्या बात हुई, तुम ऑलराउंडर, एक कैटेगरी बताओ, क्या कैटेगरी है तुम्हारी? वो मजबूर हो गया, या बैटिंग बताएगा या बॉलिंग बताएगा। अच्छा, जो उसकी अच्छी चीज होगी वही बताएगा। अब वहीं पर आपका ऑलराउंडर क्रैश हो गया। अब उसने अगर वो अच्छा बॉलर है तो उसने बॉलिंग में नाम लिखवा दिया, तो वो मीडियोकर बॉलर्स में आया, क्योंकि उसे बैटिंग भी आती है साथ करनी। तो सिलेक्टर क्या करता है, वो उसको एक मीडियोकर बॉलर के तौर पर टीम से बाहर निकाल देता है। अगर वो ये नहीं देखता कि यार ये बैटिंग भी अच्छी करता है, उसकी बैटिंग चेक ही नहीं करेगा। यहीं पर आपके जो ऑलराउंडर्स है वो वहीं पर ही कट जाते हैं। और फिर जो ऊपर आते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देने लगा हूं आपको। अजहर अली ने अपना जो क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट किया था वो एज ए लेग स्पिनर किया था। अंडर 19 का वो वर्ल्ड कप खेले, अंडर 19 की सीरीज खेले एज ए लेग स्पिनर। वो आया करते थे गजाफी स्टेडियम, वकास यूनिस जब खेलते थे, वसीम अकरम खेलते, तो उन्हें एक क्लब मेंबर के तौर पर आकर बॉलिंग किया करते थे। लेकिन अगर आप उनका करियर उठा के देखें तो करियर में वो एज ए बैट्समैन सक्सेसफुल रहे हो, इतने उनके 100 और इतने उनके रन रहे, फिर वो कप्तान भी बन गए। तो अगर आप शुरू से ही अपनी सलाहियतें जो बच्चों की हैं उनको जज कर रहे हैं और देखें कि आपके बच्चों के अंदर सलाहियतें क्या है, अगर आप ये क्राइटेरिया बना लें कि आपने ऑलराउंडर्स निकालने हैं, ये सोच के कि यार हमें फ्यूचर में ऑलराउंडर चाहिए, और आप एडवांस क्रिकेट की बात करें तो आप ये कहते हैं कि अगर आप लोअर ऑर्डर पर जाकर आपको छक्के भी मारने वाला प्लेयर चाहिए और आपको ऊपर आउट करने वाला प्लेयर भी चाहिए। जब आप ये चीजें सोचकर अंडर 19 या अंडर 16 से प्लेयर लेकर आएंगे तो तभी आपको ऑलराउंडर मिलेंगे। ऐसे अगर आप कहेंगे कि आज पाकिस्तान टीम में आ जाए शाहीना अफरीदी जो है वो साथ बॉलिंग भी करे और आगे नीचे से छक्के भी मारे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। आप नसीम शाह की मिसाल ले लें, अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट में 2 छक्के मार के आपको शारजा में मैच जितवाया, आई थिंक एशिया कप था शायद। तो वहां पर अगर आप आसरा ढूंढ रहे होते हैं कि यार अब कोई खुदा के लिए नीचे से अच्छे शॉट खेल दे, बड़ी शॉट मार दे, तो फिर आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी हम नहीं करते हैं। जितने भी आए हैं गॉड गिफ्टेड आए हैं हमारे पास, हमने तैयार आज तक एक भी ऑलराउंडर नहीं किया सिवाय अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद के। और जो माजी की बात कर रहे हैं तो इमरान खान थे हमारे पास और वसीम अकरम ग्रेट ऑलराउंडर्स में उनका शुमार होता था। ये 4 ऑलराउंडर्स को निकाल दें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम लोगों को नाम याद होगा कि आपकी टीम में ऑलराउंडर क्या है। बाकी तो जो शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की बात करें वो तो स्पिनर्स थे ना, वो तो थे ही, आए ही बैट्समैन थे।
बाद में वो पता लगा कि हाँ यार ये बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, चलो इनसे ओवर भी करवा लो। हाँ। जेन्युइन ऑलराउंडर वो बन गए। लेकिन हमें अपने अंडर 19 से अंडर 16 से जेन्युइन ऑलराउंडर निकालने पड़ेंगे और उनसे परफॉर्मेंस भी लेनी पड़ेगी कि हम कह सकेंगे यार हमने आज टीम सेलेक्ट की है 16 लड़कों की, तो 16 लड़कों की टीम में हमारे पास 3 ऑलराउंडर है। हमने कभी टीम अनाउंस होते हुए सोचा है, आप तक कभी सवाल हुआ कि अच्छा ये बताया टीम में कितने फास्ट बॉलर है, कितने स्पिनर है और कितने बैट्समैन है और विकेट कीपर कितने हैं? कभी पूछा है किसी ने यार ऑलराउंडर कितने हैं? मैंने तो बड़े अरसे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं सुना कि सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर बैठ के ये भी कह रहा हो कि हाँ हमारी टीम में 3 ऑलराउंडर भी हैं, 2 ऑलराउंडर भी हैं। ये कल्चर हमने खुद खत्म किया है। दुनिया भर में ये कल्चर है कि उनके पास 3-3, 4-4 ऑलराउंडर बैठे होते हैं। अच्छा इमरान, आप परफॉर्मेंस की बात करें तो मॉर्कल की अगर मैं बात करूं तो पहले पाकिस्तान के कोच थे, अब इंडिया के कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं। तो गौतम गंभीर और मॉर्कल की जो टीम है वो इंडिया के लिए किस हद तक बेहतर हो सकती है? तजुर्बा कैसा होगा इंडिया के लिए? देखिए गौतम गंभीर की बात करें तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आप उनके पहले कोचेस की बात कर ले तो आते ही वो सीरीज में फ्लॉप हुए, आते कोई भी उनकी सीरीज नहीं जीते। अब गौतम की और मॉर्कल की बात करें तो दोनों बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं। मॉर्कल बहुत अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं और गौतम गंभीर बहुत अच्छे ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं। तो अभी उनको ये टास्क जो दिया गया है वो छोटी सीरीज में दिया गया। नोट कीजिएगा कि उन्हें अभी जो रिसेंट उनकी आने वाली सीरीज है श्रीलंका की सीरीज, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बात की जा रही है कि वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और श्रीलंका को उनको वन साइडेड जो है वो सीरीज से जीत लेना चाहिए था। लेकिन एक तरफ ये भी सोचे कि वो अपने नए प्लेयर्स को भी साथ लेकर गए हैं। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड खासतौर पर ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जो अपने लोगों पर ट्रस्ट करता है और उन्हें मौका देता है। ये नहीं होता है कि एक सीरीज अगर गौतम या मॉर्कल हार जाएंगे, 2 सीरीज हार जाएंगे तो वहां पर उनके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उठ के कह देंगे लै भी सर्जरी होने वाली है। कर तो वही भी नहीं सकता, हो सकती है। वहां सर्जरी की बात नहीं होती, वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम के तहत लोग आते हैं क्योंकि वो पहले से ही अच्छा और फिट प्लेयर भेजते हैं ताकि सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े और वो एक माइंडसेट बना के भेजते हैं। आज अगर गौतम को और मॉर्कल को मौका दिया गया है तो उन्हें ये बताकर दिया गया होगा कि आपको फ्यूचर में हम इतने नए प्लेयर देंगे और इतने नए प्लेयर के लिए आपके पास फ्री हैंड है और उस फ्री हैंड के साथ आप जाएं और जाकर आने वाले बड़े इवेंट के लिए तैयारी करें। ये मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ी टीमें बड़े इवेंट के लिए तैयार होती हैं, वो सीरीज टू सीरीज तैयार नहीं होती। हमारी क्या होता है कि हम कहते हैं यार बांग्लादेश से सीरीज ना हारते, सब टेस्ट क्रिकेटर डाल लो, बूढ़े भी ले आओ, नौजवान भी ले आओ, जो आपके पास बेस्ट 15 है वो निकालो। हम ये क्यों नहीं सोचते? अब चले हमने कुछ नए लड़कों को टीम में डाला है और ये बहुत अच्छा साइन है कि हमने नए लोगों को डाला है। हमेशा से ये आप नए लड़कों को मौका दें, जितने मुश्किल टास्क में उनको डालेंगे उतने ज्यादा तगड़े क्रिकेटर बनेंगे और उनका माइंड उतना स्ट्रांग होगा। हाथ से क्यों हारना तो आपने है ही। इमरान, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा, हम आपकी बात ठीक से समझ नहीं, लेकिन मैं आपका जो इशारा है वो समझ चुकी हूँ बखूबी तौर पर कि बहुत बड़ा एक फ़र्क है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। जो सिलेक्शन का मेयार है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। और राबिया, आप क्या सोचती हैं? आपको लगता है कि गौतम गंभीर के ऊपर जिस तरह की जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान में जो एक कोचिंग सिचुएशन है ये भी गंभीर होती जा रही है? देखिए सिचुएशंस तो हर जगह ही गंभीर हैं। मेरा अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, किसी भी सर्जरीज़ की अभी इमरान ने बात की, सर्जरी सिर्फ इमरान का कहना था पाकिस्तान में ही होती है, हमने ही पूरा मेडिकल बोर्ड यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, सर्जरी कर लो, ऑपरेशन कर लो। मतलब क्रिकेट ठीक नहीं करनी, लेकिन सर्जरीज और ऑपरेशन करके क्रिकेट को हम सर्जरीज के थ्रू ठीक करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोग एक फील्ड में दूसरी चीजें बस घुसाते कभी सियासत, कभी और डॉक्टरी, मेडिकल सिचुएशंस हम इसके अंदर इसके साथ रिलेट करें। खैर कहने की बात तो ये है कि हमें तो रिजल्ट्स अच्छे चाहिए और हम उम्मीद करते हैं। और जिस तरह से इमरान कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स हमारे पास 6 हैं, तो आप देख लें कि काम भी फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। तो फिर सवाल एक था, लेकिन वक्त हमारे पास कम था। इमरान की आवाज़ भी डिस्टॉर्शन हो रही थी आवाज़ में, तो मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि फास्ट बॉलर्स अगर आप 6 लेकर जाएंगे तो फिर आप ऑलराउंडर्स कैसे तैयार करेंगे, आप उनको मौका कैसे देंगे? लेकिन इट्स ओके, हम दोबारा जब अपने व्यूअर्स के साथ शामिल होंगे तो हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हाफिज़ इमरान साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए राबिया और मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है फिर। अल्लाह हाफिज़।